हेलो बच्चों, आज हम गद्य खंड के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बच्चों आइए हम ये इस चैप्टर की व्याख्या समझते हैं और जानते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने इस चैप्टर में हमें इस बात का सचेत किया है कि हमें अपने राष्ट्र के स्वरूप के प्रति जानना और समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूमि का निर्माण, इस धरती का निर्माण देवों ने किया है, जो कि अनंत काल से है, जिसका अस्तित्व अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि इसका रूप विकृत न होने पाए। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माँ है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से समृद्ध नहीं होती वह आधार विहीन होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए हमें पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति हमेशा अधिक सचेत रहना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी जितना हम अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बलवती करेंगे। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना और उसके स्वरूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि धरती माता की कोख में यानी धरती माता में के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है और यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोश है और अनेक प्रकार के मूल्यवान वस्तुओं को अपने अंदर धारण करने के कारण ही धरती को वसुंधरा कहा जाता है और इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है और लाखों करोड़ों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है उसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। हमारे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे पहाड़ों में बड़ी बड़ी नदियों दिन रात बहती रहती हैं और इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है जिससे धरती बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमारे आने वाले, कहने का मतलब है कि हमारे आने वाले समय में आर्थिक अभ्युदय यानी आर्थिक उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के निर्माण के प्रथम तत्व भूमि अर्थात पृथ्वी का महत्व प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी और हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो आइए हम गद्यांश पढ़ते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर
पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। ये अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाना भांति के जितने भी हमारे नग हैं, सुंदर नग, विंध्य की नदियों में ये जड़ के रूप में मिलते हैं और सूर्य की धूप में चिलकते यानी चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर इनको अपने कटाव पर लाते हैं, यानी इनके ऊपर जब अपनी वो कारीगरी दिखाते हैं, तो इसमें प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल नग बन जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप सौंदर्य और उनके मंडन यानी चेहरे को के सुंदरता को बढ़ाते हैं। इन छोटे पत्थरों का सदा से कितना भाग रहा है, ये तो सभी जानते हैं। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर कितने अनमोल रत्न पाए जाते हैं। अगले गद्यांश में लेखक ने राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। बहुत अच्छी बात कही है इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं होनी चाहिए, उसमें भौतिक ज्ञान के प्रति भी चेतना जागृत होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए और ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों और वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों एवं रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल प्रदान करती है, यानी उसको भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदान करती है और हमारे लिए ये आवश्यक भी है जानना। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सबके प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए भौतिक साधन नहीं समझना चाहिए। तब तक हमें यही समझना चाहिए कि हम सोए हुए के समान हैं। अगले गद्यांश में लेखक ने इस तथ्य को समझाया है कि किसी राष्ट्र के स्वरूप को नवीनता प्रदान करने के लिए विज्ञान और उद्यम दोनों का एक साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर एक राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र के निर्माण में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। लेखक हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने के लिए यह सबसे ज़रूरी बात है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। विज्ञान का विकास इस रूप में हो कि वह उद्यम अर्थात श्रमिकों के हितों पर आघात न करे, बल्कि उनके कार्य की कुशलता में गुणात्मक वृद्धि करे, और यह कार्य किसी दबाव में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस सबकी सहमति, इच्छा और प्रसन्नता से होना चाहिए। उत्साह और अथक परिश्रम का ही समावेश होना चाहिए। यहाँ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में सभी लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है। यदि एक भी हाथ, कहने का मतलब है लेखक का कि यदि एक भी हाथ बिना काम के अर्थात रोजगार के रह गया, तो हमारे राष्ट्र की समग्र समृद्धि, समग्र माने संपूर्ण समृद्धि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा।
वह एक खाली हाथ ही राष्ट्र के सौंदर्य में कलंक के समान होगा। कहने का आशय यही है कि अपनी मातृभूमि को समग्र और सर्वोत्तम स्मृति और रूप सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उससे हर एक हाथ को रोजगार मिले। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र का स्वरूप के 3 जो सम्मिलित रूप हैं, जिसके सम्मिलन से जिसके मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, वो है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। तो अभी तक हमने भूमि की बात की, अब हम आगे अपने गद्यांश में भूमि पर बसने वाले जन की यानी मनुष्य की बात करेंगे। तो जो हमारा ये गद्यांश है उसमें लेखक ने दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन के संदर्भ में ही अपने विचार प्रकट किए हैं और क्या कहा है सुनिए कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है, और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उस भूमि पर रहने वाला जन अर्थात मनुष्य। जो भूमि जन विहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। मातृभूमि का मतलब माता भूमि यानी माता की भूमि तभी कहलाती है कि जब पुत्र होगा तभी तो पृथ्वी को माता बोलेगा ना। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाला मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि तभी एक राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाता है जब उसका प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की पृथ्वी और उसके प्रत्येक वस्तु को जन्मदात्री माता के समान आदर प्रदान करे। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। आगे लेखक कह रहे हैं कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। तो पुत्र अपनी माता को सत्कार करते हैं, उन्हें ही उनकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होता है, उन्हें ही उनके वरदानों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतः प्रत्येक पुत्र का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी माता से स्नेह करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे और इस प्रकार उसका आशीर्वाद प्राप्त करे। माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन एक निस्वार्थ धर्म है। जो पुत्र
स्वार्थवश अपनी माता की संपत्ति पर दृष्टि जमाए रहता है और माता से प्यार भी स्वार्थवश ही करता है, वह राष्ट्र के उत्थान के स्थान पर अपनी अवनति का ही कारण सिद्ध होता है। इसीलिए व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नत और विकसित हो सकता है। आगे गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि हमें समानता का व्यवहार करते हुए अपनी धरती माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के ही पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। कहने का अर्थ ये है कि धरती माता, प्रत्येक माता या धरती माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से देखती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन सभी उसके सभी अधिकारों के भागी हैं। उनके ऊपर उसकी कृपा बनी हुई है। चाहे इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा प्राणी समान अधिकार रखता है। जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य समान भाव से रहते हैं और वह समान सुविधाओं के अधिकारी हैं। यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। अनेक स्थानों पर रहने पर ये व्यक्ति अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। ये विभिन्नता में एकता की बात है। तब भी ये एक ही धरती माता के पुत्र हैं और इसी कारण ये सब पारस्परिक प्रेम, सहयोग और बंधुता के साथ रहते हैं, एक सौहार्द भाव से रहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में धरती माता के लिए सभी प्राणी समान हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी भाव के साथ यह गद्यांश सम्मिलित है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक ऐसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात लेखक ने इसमें कही है। उन्होंने कहा है कि धरती के विस्तृत और विशाल क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्राणियों का समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय के हों, ये मैटर नहीं करता। देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर काम करने का अधिकार है। सबको अपनी प्रगति और निवास की और विकास की दृष्टि से एक समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। सबको साथ लेकर ही चलेंगे तभी राष्ट्र की उन्नति संभव है। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, अपितु संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। इसीलिए समस्त देशवासियों को यह पावन कर्तव्य है कि अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और इस प्रकार का व्यवहार किए जाने पर ही
राष्ट्र की उन्नति संभव है। अवतरण में राष्ट्र के दूसरे अनिवार्य तत्व जन पर विचार किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने जनजीवन की तुलना नदी के प्रवाह के साथ की है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अनंत है, यानी प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर चलता रहता है। सहस्त्रों वर्षों से हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन लोगों का तादात्म्य बराबर बना हुआ है, तालमेल हमेशा बना हुआ है। जब तक सूर्य की रश्मि रोज प्रातःकाल अपनी अमृत से भरती रहेगी, तब तक ये राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। कि जब तक सूर्य की रोशनी हमारे सुबह का आगमन करती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरें, यहाँ पे नदी के साथ में कि जैसे लहरें नदी निरंतर अपने प्रवाह के साथ बहती है, बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यत्र तत्र विकास के पद चिन्ह छोड़ता जाएगा और हमारे राष्ट्र का विकास होता चला जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रीय संस्कृति के स्वरूप को परिभाषित किया गया है। अभी तक हमने राष्ट्र के दो रूपों को पढ़ा कि भूमि और भूमि पर बसने वाला जन। अब जन की संस्कृति, इसके बारे में लेखक हमसे कुछ कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि और जन के पश्चात लेखक राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए कहता है कि मानव सभ्यता का ही दूसरा नाम संस्कृति है और इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा अनेक युगों की दीर्घ अवधि से किया गया है और यह उसके लिए उसी प्रकार से अभिन्न और अनिवार्य अंग है जिस प्रकार से जीवन के लिए सांस लेना अनिवार्य है। वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। भले ही उसका संपूर्ण शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और जीवित हो। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति के विकास और उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति, समृद्धि और वृद्धि निहित है। जितना कि भूमि और जन का होता है, अर्थात
भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन की संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो एक समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते देर नहीं लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृति है, अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। अनुच्छेद में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना पर ही किसी राष्ट्र का सुखद जीवन निर्भर करता है। देखिए कैसे जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। लेखक का कि प्रत्येक देश में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, परंतु उन समस्त संस्कृतियों का अस्तित्व पारस्परिक मेल जोल एवं एकता की भावना पर ही निर्भर करता है। यदि किसी भी राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियां जंगल और सागर जैसी सौहार्दपूर्ण और तथा अविरोधी स्थिति प्राप्त कर लें तो उस राष्ट्र के नागरिक सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि हम जंगल की स्थिति को देखें तो वहाँ की वनस्पति लताएं पेड़ पौधे घास फूस आदि सभी परस्पर मेलजोल की भावना से रहते हैं। वे एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर परस्पर सहायक भी बने रहते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हुए उनकी वृद्धि और विकास में सहायक बनते हैं। जिस प्रकार विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदियां अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिक के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपनी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा धर्म जाति संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को भूलकर पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का सोचना चाहिए। इस प्रकार की समन्वय भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। लेखक ने अगले अवतरण में संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है और उस आनंद को मानव विविध रूपों में प्रकट करता है। देखिए किस प्रकार साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता। यदि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों में बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। लेखक का कहने का आशय है कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं और उन सब की अपनी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और इन संस्कृतियों का स्तर साहित्य कला नृत्य गीत आदि से अलग होता है। बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु इनके अंदर की जो मूल भावना है वो एक ही सूत्र एक ही आत्मा होती है।
सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार के सभी संस्कृतियाँ एक सूत्र में बनती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता बहुत आवश्यक है। अगले अवतरण में लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक परिवेश पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन इतिहास से जुड़कर ही भावी उन्नति की दिशा में प्रयास करें। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। लेखक के कहने का आशय यह है कि सांस्कृतिक परिवेश विकास की एक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उस पर गर्व करते हुए हमें उसे राष्ट्र की विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु एक तेज इच्छा का उदय होता है, महत्वाकांक्षा का उदय होता है और इसी इच्छा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। यही कामना होती है कि इस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं होता, जहां अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं है, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए थोड़ा साहित्यिक सौंदर्य पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि उनकी भाषा क्या थी। भाषा उनकी सरल एवं सुबोध थी, परिष्कृत और परिमार्जित एवं कहीं कहीं पर अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली गंभीर विवेचनात्मक है और तत्सम रूपों का भी प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पर उपमा अलंकार भी है। तो इस प्रकार बच्चों ये अध्याय समाप्त हुआ। गुड बाय।